औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, इक़्तिदार इमरान खान के हाथ से निकलता जा रहा है। आज आर्मी चीफ़ और DG/ISI की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात में क्या तय पाया है और ख़त के बारे में जो बहुत ज़्यादा क़यास आराइयाँ चल रही हैं, वो ख़त है क्या, किसने लिखा, क्यों लिखा, इस पर कुछ आज हम आपसे बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बज़ाहिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। इत्तेहादी जमात, अहम तरीन इत्तेहादी जमात MQM ने आज न सिर्फ हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया, बल्कि अपोजिशन के साथ खड़े होने का भी ऐलान किया और इस बात का दावा किया कि आइंदा MQM जो है वो वसी तर मुल्की और कौमी मफाद में अपोजिशन के साथ चलेगी। MQM ने क्यों साथ छोड़ा, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे मामलात हैं। MQM चाहती थी कि हुकूमत उन लोगों को बाज़याब करवाए जो लापता अफराद हैं, उनको बाज़याब करवाए जिनके बारे में ख़ुद MQM को भी नहीं पता कि वो किन लोगों के पास हैं। ज़ाहिर है वो जिन लोगों के पास है वो सबसे पता है। वो कोई भी वज़ीर-ए-आज़म आ जाए, कोई भी आ जाए, वो उस वक्त तक नहीं छूटेंगे जब तक उनके मामलात अपने क्लियर नहीं होंगे। उसकी वजूहात यह हैं कि उन पर इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं। वो मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ खेल रहे थे, वो रा के बहैसियत एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे। वो मुल्क के अमन व अमान को तबाह व बर्बाद करने में उन लोगों का मुलव्वस होने का शुबा था, जिसके बायस उन्हें उठाया गया। ये कोई भी नहीं कर सकता। इसके अलावा और भी छोटी छोटी डिमांड्स थी, लेकिन MQM ने मुनासिब समझा सियासी तौर पर कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चल सकती है। लेकिन उर्दू बोलने वालों का सवाल है, उर्दू बोलने वालों से सवाल है कि इससे पहले जब खालिद मकबूल सिद्दीकी आमिर खान को डंडे पड़ रहे थे तो उस वक्त ये सब कुछ कहा था। क्या ये उसी का नतीजा है कि इन्हें पता है कि मार पड़ेगी आइंदा और ये लोग अब अपनी बका को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन है, MQM ने हुकूमत की डूबती कश्ती से छलांग लगा दी है। तहम अभी तक मुस्लिम लीग काफ को है वो हुकूमत की कश्ती के साथ चिमटी हुई है। देखना ये है कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ डूबते हैं या फिर साथ तरते हैं। बहुत सारी पीछे कुव्वतें हैं जो सारा खेल खेल रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज सहाफ़ियों को वो ख़त दूर से दिखाया है, उसके कुछ मंदरजात बताए हैं। इंतहाई बाएतमाद ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा रूस उनके इक़्तिदार के ख़तरे की वजह बना है और ये उस ख़त में लिखा गया है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इक़्तिदार पर बरकरार रहते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर पाकिस्तान की सियासी सिचुएशन तब्दील नहीं होती तो पाकिस्तान के मामलात, सफारती मामलात को पाकिस्तान की सियासत के साथ नत्थी कर दिया गया है। ये बराह रास्त पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती को चैलेंज है और हमें इस पर हरगिज़ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इदारों को भी इस बात का पता है और शायद इस बात का भी इम्कान है कि कल इन कैमरा सेशन हो जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो कौमी सलामती कमेटी के सामने रखी जाएँ। इन कैमरा सेशन बुलाकर पार्लियामेंट को भी इसमें एतमाद में लेने का फ़ैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से और आज रात तक शायद इस बात का फ़ैसला कर लिया जाएगा कि कल इन कैमरा सेशन होगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए यकीनन इस तरह के फ़ैसले करना बहुत मुश्किल होता है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद कोई पहला मौका आया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका जैसे मुल्क की पॉलिसी के ख़िलाफ़ अगेंस्ट होकर पाकिस्तान के मफाद को देखते हुए एक नए बेल्ट में जाने का फ़ैसला किया, एक बेल्ट में जाने की कोशिश की। और कहा यह जा रहा है, आज जो सहाफ़ियों से मुलाकात हुई उसमें भी यही कहा गया है कि जो अस्करी क़यादत है उससे मुकम्मल मशावरत के बाद दौरा रूस का जो है वो फ़ैसला किया गया था। ये अकेले इमरान खान का फ़ैसला नहीं था। हाँ, अलबत्ता इस ख़त में ये कहा गया कि ये अकेले इमरान खान का फ़ैसला था, जो कि ऐसा नहीं है। अब देखना यह है कि अगर पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान के मुक़्तदर क़ुव्वतें इस ख़त को नज़रअंदाज करके या इस ख़त पर अमल दरामद करके इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करती हैं तो फिर पाकिस्तान किस मकाम पे खड़ा है ये हमें ज़रूर सोचना होगा। फिर हम जो ख़ुद मुख्तारी और अपनी आज़ादी के नारे लगाते हैं वो महज नारे हैं, उसमें हकीकत कुछ नहीं है। अगर हमारे वज़ीर-ए-आज़म को भी बाहर की क़ुव्वतों ने तब्दील करना है, अगर हमारी सियासी जमातों को वो मैनिपुलेट बाहर की क़ुव्वतों ने करना है तो फिर कैसी आज़ादी, कौन सी आज़ादी, किस चीज़ की आज़ादी? हम तो फिर ग़ुलाम कौम हैं और ग़ुलाम कौमों के आज़ाद लोग ऐसे ही होते हैं जैसे इस वक्त हमारे साथ हो रहा है। बहरहाल इस पर इदारों को सोचना होगा, पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतों को सोचना होगा कि अपने मफाद को थोड़ी देर के लिए मद्देनज़र, अगर 1.5 साल से
کچھ نہیں ہو جائے گا. جہاں 3.5-4 سال گزر گئے وہاں 1 سال بھی گزر جائے گا اگر ایسا ہے. باقی ادروائز تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا ہے کہ باہر کی قوتیں پاکستان کے سیاسی نظام میں مداخلت کر رہی ہیں، پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج ہے کہ آپ ایک آزاد ملک کی سیاسی معاملات کے، اس کی جمہوری معاملات میں کوئی باہر کی قوت مداخلت کرے تو پھر یقیناً یہ خطرے کی بات ہے اور بہت زیادہ خطرے کی بات ہے. اور پھر ہمارا بہت کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے جس کا میں کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن بہت کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے. اس کے لیے سوچنا ہوگا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. لیکن یہ بات سچ ہے کہ عمران خان کو اسلامی بلاک بنانے کی سزا دی جا رہی ہے، عمران خان کو دورہ روس کی سزا دی جا رہی ہے، عمران خان کو مسلم امہ کو متحد کرنے کی سزا دی جا رہی ہے. اور شاید امریکہ اب ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اب آ کر خوف زدہ ہوا ہے کہ واقعی پاکستان میں اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ مسلم امہ کو ساتھ کھڑا کر کے ایک نیا بلاک بنائے جس سے عالم کفر کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہو. یہ بات بھی طے ہے کہ کچھ طاقتور قوتوں نے یہ بات شروع کرائی تھی پاکستان میں. پاکستان کے میڈیا کے کچھ نمائندوں کو بلا کر یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس معاملے میں تھوڑی سی پیش رفت یا تھوڑا سا اس معاملے کو اٹھائیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے تاکہ ایک بحث تو چھڑے. لیکن وزیراعظم عمران خان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ جب تک وہ وزیراعظم ہیں کوئی ایسا سوچے بھی نہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں. اسی کے مقابلے میں سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کیا، وہاں پر اس کے سفارت خانے کھلے، UAE نے کیا، عرب کنٹریز نے کیا. لیکن پاکستان اپنے ایسے سٹینڈ پر قائم رہا کہ کچھ بھی ہو جائے. وزیراعظم عمران خان نے کھلے بندوں یہ کہا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک وہ بیت المقدس کو آزاد نہیں کرتا، وہاں پر مظالم بند نہیں کرتا، ہم اسے کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتے. بہرحال اس میں بہت ساری انٹرنیشنل قوتیں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ تو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں، پاکستان کی اپنی سیاست ہے. یہ غلط ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا نہ ہوگا، کیونکہ ہم جتنے کمزور ہیں، ہم جس طریقے سے ہماری ماضی میں چیزیں رہی ہیں تو ہم ایسے ہو نہیں سکتا کہ دنیا ہمارے اندر مداخلت نہ کرے. ہمارے اندر بہت زیادہ مداخلت رہی ہے، ہمارے اندر مداخلت ہے، اب بھی ہو رہی ہے، جسے ہمیں روکنا ہوگا بحیثیت قوم. ادروائز ہم آگے بڑھنے کے جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر ہو نہیں سکتا، کیونکہ آزاد اور خود مختار لوگ ہی اپنی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں. غلاموں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی قسمت کے فیصلے کریں. کہا یہ جا رہا ہے کہ آج وزیراعظم عمران خان خطاب کرنے چلے تھے، قوم سے خطاب کرنے چلے تھے، لیکن DGISI اور آرمی چیف کی ایک اہم ترین ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں کچھ وعدے بعید کیے گئے ہیں، کچھ باتیں کی گئی ہیں اور عمران خان صاحب کو حوصلہ دلوایا گیا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا، آپ پریشان نہ ہوں. وگرنہ وزیراعظم عمران خان کی تقریر لکھی جا چکی تھی، ریکارڈنگ کے لیے PTV کی ٹیم پہنچ چکی تھی، کیمرے لگ چکے تھے، لائٹس آن ہو چکی تھیں، دونوں سائیڈوں پہ جھنڈے سجا دیے گئے تھے. اب کیوں ہونا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کو میسیج دیا گیا کہ آپ یہ خطاب نہ کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی آگے بھی سرو کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو قوتیں سارا سسٹم سجا رہی ہیں وہ کیا چاہتی کیا ہیں، کب کیا کیسے ہوگا. کیونکہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا اقتدار خطرے میں ہے، لیکن ابھی بھی یہ 100% نہیں ہے، شور نہیں ہے کہ عمران خان چلے گئے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج جو 22 ارکان سندھ ہاؤس میں بیٹھے تھے قافلی PTI کے، اس میں سے کچھ واپس آ جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کے 10 سے 15 لوگ اتوار والے دن بیمار پڑ جائیں، ان کو کوئی ضروری کام پڑ جائے، وہ اسمبلی کے اجلاس میں نہ پہنچ سکیں. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ MKM یہ کہے کہ ہم وسیع تر قومی مفاد میں وزیراعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے تو یہ خط دیکھا ہے تو پاکستان کے مفاد میں یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. ہو سکتا ہے کہ کاف لیگ بھی کل سلپ ہو جائے، لیکن اب کاف لیگ کے سلپ ہونے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب کاف لیگ اپنی پوزیشن واضح کر چکی ہے کہ وہ ہر حال میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. جب تک ان کے پاس آپشن سے وہ انہوں نے یوز کیے. لیکن کراچی کے لوگوں کو سوچنا ہے کہ جس طریقے سے ان کے ضمیر کو، ان کے اخلاق کو بیچا جا رہا ہے، وہ کیسے بیچا جا رہا ہے. یہ سوچنا MKM کی بات ہے، MKM کے لوگ سپورٹرز کی بات ہے. انہیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہر بازار میں MKM ہی بکے گی، کتنے میں بکے گی، کون خریدے گا. جس کے پاس جتنے پیسے ہوں گے، جتنے نوٹ دکھائے جائیں گے، اتنا موڈ بنے گا MKM کا. میں نے نوٹ دکھا، میرا موڈ بنے والی پوزیشن پہ MKM کھڑی ہوئی ہے. اور بہت ساری سیاسی جماعتیں، بہت سارے سیاسی لوگ
बड़े शुरफा, बड़े इज़्ज़त वाले लोग, बड़े मोतबर बनने वाले लोग कितने पैथेटिक घटिया तरीके से ख़ुद को बेच रहे हैं, किस तरीके से वो अपॉर्चुनिस्ट का मुजाहरा कर रहे हैं। 4 साल आप एक बंदे के साथ रहे, 4 साल तक आपका राइट है, सियासत इस चीज़ का नाम नहीं है, लेकिन किसी को इस तरीके से लोटेबाजी, मफाद परस्ती की सियासत, इसको अब बस किया जाए। गरीब को सोचना होगा। इस मुल्क का वो शख्स जिसके बच्चे रात को बिलक बिलक के भूखे सो जाते हैं, उसको सोचना है कि उसने लैंड क्रूज़र वाले का अब कितना साथ देना है। उसने सोचना है कि नाम नहाद सरमायादार को उसने कब तक ग़ुलाम रहना है, कब तक उसकी नस्लों ने इन वडेरों का ग़ुलाम रहना है। ये गरीब को सोचना है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत जितनी गंदी हो चुकी है, जितनी दागदार हो चुकी है, आप लिख लें। आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, सरदार अख्तर जान मैंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मक्सी, ये आज एक टेबल पर बैठे हैं। लेकिन लिख लें कि आने वाले दिनों में यही इन्हीं में से कोई एक खड़ा होगा जो इन सबको गालियां दे रहा होगा, या ये सब एक दूसरे को गालियां दे रहे होंगे, एक दूसरे का गिरेबान फाड़ रहे होंगे। ये मफाद की गेम है। मफाद परस्ती में ऐसे ही होता है। पाकिस्तान के अवाम के पहले नहीं देख चुके कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के साथ क्या किया है, MQM और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के साथ क्या किया है, मौलाना फजलुर रहमान और MQM ने एक दूसरे के साथ क्या किया है, मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग ने एक दूसरे के साथ क्या किया है, ये सब हम देख चुके हैं। लेकिन इस भोली कौम की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, ये सिर्फ एक प्लेट बिरयानी पे बिकने वाली कौम है। ऐसी कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। ऐसी कौम कीड़ों की तरह रींग 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 कर मर जाती है। उसकी नस्लें भी इसी तरह ग़ुलामी में गुजर जाती हैं, और ग़ुलामी की ज़ंजीर जिसके गले में पड़ जाए वो उतारना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ग़ुलामी उससे रास आ जाती है। इस कौम को एक प्लेट बिरयानी रास आई हुई है। देखना यह है कि कब इसका दिल भरता है उस बिरयानी से, जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आता। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।